अभी मतलब हेलो विद्यार्थियों, कल मैंने आप लोगों के लिए राष्ट्रवाद के संबंध में जानकारी दी थी, जिससे कि आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, और फ्रांस के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट का किस प्रकार से युद्ध उदय हुआ, और 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट का शासन रहा। उसके अंतर्गत उसने जिस जिस तरह से विकास कार्य किए थे, समाज के अंतर्गत किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस किस प्रकार से जो है आगे बढ़ा जा सकता है, वो सारी जानकारी मैंने कल के चैप्टर में आपके लिए बताई थी। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। राष्ट्रवाद एक राष्ट्रवाद का भाव ये है कि हम अपने राष्ट्र के लिए प्यार प्रेम किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हम अपनी माँ के लिए प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने देश देश राज्य के लिए भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये विचार उभर करके कैसे आया, इसी संबंध में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि यूरोपीय समाज के अंतर्गत दो प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के लोग वो थे जो कुलीन वर्ग में आते थे, और एक वर्ग के अंतर्गत कृषक, मजदूर, इस प्रकार के लोग आते थे। तो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो बहुत प्रभुत्वशाली वर्ग थे, अमीर लोग थे। वे ग्रामीण इलाकों के जायदाद और उसके शहरी क्षेत्र के मालिक थे। फ्रांस भाषा का प्रयोग करते थे। एक समान जीवन शैली थी। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों के आपस में जुड़े होते थे। छोटा समूह था। जैसे पहले एक राजा दूसरे राजा के से शादी विवाह की संबंध रखता था, तो उसी प्रकार से ये कुलीन वर्ग के लोग भी आपस में इसी प्रकार के संबंधों को स्थापित करते थे। और इनका जो समूह था वो छोटा था लेकिन संपन्न था। दूसरे वर्ग के अंतर्गत कृषक, मजदूर इत्यादि के लोग थे। ये जनसंख्या में अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप के में भूमि विशाल जागीरदारों से घटी थी, जिस पर मजदूर खेती करते थे। तो ये इस प्रकार का ये समूह था कि जो जनसंख्या में ज़्यादा था, लेकिन इनके पास भूभाग और इस प्रकार की जो वो थी वो कम थी। आर्थिक वो जो गतिविधियाँ कम थी। अब पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक सबूत अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुए। लिबरेसी क्या होता है? लिबरेसी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आज़ाद। आज़ाद होना। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। सहमति से बनी हुई सरकार, निरंकुश शासक और
पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। निरंकुश शासक के संबंध में मैंने कल आपके लिए बताया था कि निरंकुश शासक क्या होता है और सार्वजनिक सबको लेकर के बिना निरंकुश वाला शासन किस प्रकार से है। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। उदारवाद में समस्या क्या थी? देखिए, कोई अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसमें समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उदारवाद के अंतर्गत अब जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी एक उदारवादी संगठन था, लेकिन उसके अंदर भी वहाँ पर भी बहुत सारी कमियां थी। तो उसी तरह से फ्रांस के अंतर्गत या यूरोप के अंतर्गत उदारवाद की जो समस्या थी उसके अंतर्गत भी कई प्रकार की समस्याएं थी। जैसे संपत्तिवान पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। जो समर्थवान थे, जो जिनके पास संपत्ति अधिक थी या अपने आप में जो सशक्त थे, उन्हीं पुरुषों के लिए वोट देने का अधिकार था। नेपोलियन संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। जिस तरह से महिलाओं के लिए उससे अलग निकाला गया था, पुरुष प्रधानता से आगे अलग निकाला गया था, फिर उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो पिता हों, जैसे पुत्रियां हैं, पिताओं के अधीन रहेंगी और जब शादी हो जाएगी तो वह महिलाएं पतियों के अधीन हो जाएंगी। इस प्रकार से ये समस्या उनके अंतर्गत आई। राज्य से राज्य में चीजों के आवागमन में नियंत्रण। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान का आवाजाही होती है तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ शुल्क इस तरह से रख दिया जाता है जिससे जिस तरह से कि सामंजस्य बना रहे। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से 39 राज्यों का महासंघ बना दिया गया। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। इनके लिए सबकी अपनी अपनी मुद्रा रखने का अधिकार था और नापतोल की जो इकाई थी सबकी अपनी अपनी थी। व्यापारी, अब देख, व्यापारी 1833 में हेमन्सबर्ग के अंतर्गत सीमा शुल्क नाके और 5% सीमा शुल्क। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई वस्तु लानी ले जानी है तो उसका 5% शुल्क जो है उन्हें देना पड़ता था। अब 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवालाइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन के राज्य शामिल हों। संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई। एले कपड़े की नापने की का पैमाना फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, मेज में 55.5 सेंटीमीटर और यूरेनबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। तो अलग अलग राज्य अलग अलग उसके अंतर्गत जो नापने की और तोलने की जो इकाई थी वो अलग अलग कर दी गई थी। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में, नेपोलियन बोनापार्ट जब तक फ्रांस के अंतर्गत रहा उसके जो तरीके थे कुछ अलग थे और उसने एक अपना अलग स्थान स्थापित किया था। और जैसे ही बोनापार्ट का अंत हो गया उसके अंतर्गत भी 1815 ईस्वी के बाद में फ्रांस के अंतर्गत कई रूढ़िवादी प्रक्रियाएं शुरू हो गई जिससे कि यूरोप के अंतर्गत पूरा यूरोप ही उससे प्रभावित हुआ। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित समस्याओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की जगह धीरे धीरे विकास के प्रयासित देता है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया
जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, जिसके लिए वियना समझौता के नाम से विख्यात हुआ। इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर यूक मैट्रीशिप ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। युवो राजवंश की सत्ता वापस आ गई। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। नेपोलियन के शासनकाल में जिन राज्यों पर नेपोलियन ने अपना अधिकार स्थापित किया था, फ्रांस के अधिकार क्षेत्र से वो क्षेत्र भी निकल गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रक सौंपा गया। रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। उन गतिविधियों को दबाया जो सरकार की वैधता पर सवाल उभरते थे। सरकार ने सेंसरशिप के नियम बताए। इसी के तहत रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी जैसे हमारे टीवी, रेडियो, अखबार में जो छपता है, ये प्रेस की आज़ादी का नाम दिया जाता है। क्रांतिकारी, बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों के लिए आज़ादी के इस संघर्ष को अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जूसेफी मैसिनी 1807 में जेनेवा में जन्म हुआ। वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने और भूमिगत संगठन की स्थापना की, जैसे मार्सेई के यंग इटली की स्थापना, वन में यंग यूरोप। मैतेस्नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे छोटे राज्य और प्रदेश नहीं रह सकता और उसे जोड़कर एक करके एकीकृत गणराज्य बनाना ही था। मैटेरिनी उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का रक्षणानुसार मानते थे। तो इस प्रकार से जो मैतेस्नी का जो कार्य था वो अति महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से यंग इटली की स्थापना हुई। इस तरह से मैं पाठ
यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो पार्ट 2 है उसे समाप्त करता हूँ और पार्ट 3 कल के लिए इसके संबंध में मैं बताऊँगा।